वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 14 और 14 पेज के ऊपर से 6 पंक्ति छोड़कर जो पंक्ति आई है 7 नंबर की, तैसे चाक्षुष प्रमा के हेतु भी इत्यादि मिला। उसके ऊपर एक शीर्षक अर्थात हेडिंग का नाम देना छपना भूल गए हैं, तो वो लिख लीजिए आप लोग। हेडिंग प्रत्यक्ष प्रमा के भेद, चाक्षुष प्रमा के निरूपण, शीर्षक नंबर 7 प्रत्यक्ष प्रमा के भेद, चाक्षुष प्रमा के निरूपण। तो बात यह चल रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण के 6 भेद बताए हैं। श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसन, घ्राण और मन। उनमें से श्रोत्र और त्वक, इन 2 के बारे में विचार हुआ। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत जो तृतीय प्रमाण है, जिसको हम लोग नेत्र कह सकते, चक्षु कह सकते, डोळे, तो तृतीय प्रत्यक्ष प्रमाण का विवेचन अब होना है। तो पंक्ति को देखिए, तैसे मतलब जैसे त्वग इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न होने वाली त्वाच प्रमा, उसके लिए संयोगादि संबंध कारण है। उस प्रकार 4 संबंध बताए थे। उस प्रकार चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जो चाक्षुष प्रमा उत्पन्न होती है, उसके लिए कारण 3 संयोग है। संयोग मतलब संबंध, 3 संबंध है। तो 3 संबंध कौन है, उन संबंधों को गिना रहे हैं ग्रंथकार। पंक्ति देखिए, तैसे चाक्षुष प्रमा के हेतु भी कारण भी 3 संबंध। नंबर 1 नेत्र संयोग, नंबर 2 नेत्र संयुक्त समवाय, नंबर 3 नेत्र संयुक्त समवेत समवाय, और नंबर 4 है नेत्र संबद्ध विशेषणता। 4 संबंध। त्वग इंद्रिय से त्वाच प्रमा उत्पन्न होने के लिए भी 4 संबंध बताए थे। उसी प्रकार 4 संबंध यहाँ पर भी है। कहा नेत्र से चाक्षुष प्रमा उत्पन्न होने में 4 प्रकार के संबंध है। कभी नेत्र के द्वारा संयोग संबंध से किसी पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है, कभी नेत्र संयुक्त समवाय संबंध से किसी विषय का नेत्र संयुक्त समवेत समवाय संबंध से ज्ञान उत्पन्न होता है, और कुछ विषयों का नेत्र संबद्ध विशेषणता संबंध से ज्ञान उत्पन्न होता है। अब हम लोगों को जानना इतना ही है कि 4 संबंधों में से कौन संबंध से किस विषय का ज्ञान नेत्र के द्वारा होता है, तो वो समझ लेना है। और दूसरी बात, चक्षुर इंद्रिय हो जाएगा करण। ये 4 प्रकार के संबंध हो जाएंगे व्यापार, और इन 4 प्रकार के संबंधों से जो चाक्षुष ज्ञान उत्पन्न होता है वह हो जाएगा फल अर्थात प्रमा। ठीक है, पंक्ति को देखिए। तो 4 संबंध गिनाए, आगे चलिए। ये 4 संबंध है सो ही व्यापार है। ये 4 संबंध क्या है? व्यापार। व्यापार का लक्षण किया था क्या? कारण ते उपजी के कार्य को उपजावे। या कारण है नेत्र, कार्य है चाक्षुष प्रमा। ये 4 संबंध नेत्र रूप कारण से उत्पन्न होते हैं, और नेत्र रूप कारण का कार्य जो चाक्षुष प्रमा उसको उत्पन्न करते हैं। अतः ये 4 संयोग संबंध क्या हो जाएंगे? व्यापार। जैसे घटाना हो तो चक्षुर इंद्रिय का घट के साथ संयोग संबंध होता है। सामने घट रखा है, भूतल पर घट है, और चक्षु के द्वारा ज्ञान होता है अयम घट। तो अयम घट ये हो गई चाक्षुष प्रमा, उसके लिए करण हुआ चक्षुर इंद्रिय, और व्यापार चक्षुर इंद्रिय का और घट का संयोग संबंध। संयोग क्यों होता है? तो बताया था द्रव्य द्रव्य का संयोग होता है। चक्षुर इंद्रिय द्रव्य है
और घट भी द्रव्य है, अतः दोनों का संयोग। फिर बताया था कि संयोग दो के आश्रित होता है, संयोग के आश्रय दो होते हैं, उनके आश्रित संयोग होता है। यहाँ पर चक्षुर इंद्रिय और घट इन दोनों का संयोग, उस संयोग का आश्रय कौन कौन? चक्षु और घट। और संयोग के जो आश्रय होते हैं वही संयोग के उपादान कारण होते हैं। तो संयोग का आश्रय यहाँ पर घट भी है, संयोग का आश्रय यहाँ पर नेत्र इंद्रिय चक्षु भी है। तो उपादान कारण चक्षु हुआ, तो उस चक्षु से उत्पन्न होता है वो संयोग, चक्षु घट का संयोग चक्षु से उत्पन्न होता है। और चक्षु से उत्पन्न होने वाली जो चाक्षुष प्रमा, चाक्षुष ज्ञान, अयम घट इत्याकारक ज्ञान, इत्याकारक ज्ञान को अर्थात चाक्षुष प्रमा को वह संयोग उत्पन्न करता है। क्योंकि चक्षुर इंद्रिय और घट का संयोग ही नहीं होगा तो अयम घट ये चाक्षुष प्रमा उत्पन्न नहीं होगी। इससे सिद्ध हुआ कि चक्षुर इंद्रिय का और घट का जो संयोग वह चक्षु से उत्पन्न होता है और चक्षु से उत्पन्न होने वाली चाक्षुष प्रमा को उत्पन्न करता है। अतः यह संयोग क्या हुआ? व्यापार। और उस व्यापार वाला कौन हुआ? चक्षु। तो व्यापार वाला असाधारण कारण कौन हुआ यहाँ पर? चक्षु। अतः चक्षु क्या है फिर? करण। जो करण है वही प्रमाण, तो चक्षुर इंद्रिय प्रमाण हो गया। वही देखिए फिर ये चार ही संबंध है, सोई व्यापार है। जहां अब एक एक को घटा रहे, व्यापार है के बाद पूर्ण विराम, अब एक एक बात को घटाया जा रहा है। देखिए जहां नेत्र से घटादि द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे, नेत्र से नेत्र इंद्रिय के द्वारा घटादि द्रव्य का क्या होता है? चाक्षुष प्रत्यक्ष। तहा नेत्र की क्रिया से द्रव्य के साथ संयोग संबंध है। वहां पर क्रिया हो गई किसमें? नेत्र में। क्योंकि संयोग होता है वो क्या होता है? संयोग के जो दो आश्रय उनमें से किसी एक के क्रिया से भी संयोग हो सकता है, कभी दोनों की क्रिया से क्या होता है? संयोग होता है। यहाँ पर नेत्र में क्रिया होती है क्योंकि नेत्र में एक विशेष सामर्थ्य है कि अपने गोलक को छोड़कर बाहर भी चला जाता है। नेत्र इंद्रिय, त्वग इंद्रिय में वो सामर्थ्य नहीं है, अपने गोलक को छोड़कर बाहर जाने का सामर्थ्य नहीं है। त्वग इंद्रिय में जाना है तो अपना आश्रय जो शरीर उसको लेकर जाना पड़ता है त्वग इंद्रिय को, तब क्या होता है? सन्निकर्ष होता है घटादिकों के साथ। किंतु चक्षु के बारे में वैसा नहीं है। ठीक, चलिए। ता नेत्र की क्रिया से द्रव्य के साथ, घटादि द्रव्य के साथ संयोग संबंध है। अर्धविराम। सो संयोग नेत्रजन्य है। वह संयोग कैसा है? नेत्र से जन्य। और नेत्रजन्य जो चाक्षुष प्रमा ताका जनक है। नेत्र से उत्पन्न होने वाली कौन? चाक्षुष प्रमा, उसका जनक है कौन? संयोग। अतः संयोग क्या हो गया? व्यापार। वही कह रहे हैं आगे, याते व्यापार है, व्यापार का लक्षण घट गया इसलिए व्यापार है। जहां नेत्र से द्रव्य की घटत्वादिक जाति का और रूप संख्यादिक गुणन का प्रत्यक्ष हो गए। देखो अभी नेत्र से प्रत्यक्ष करना है किसका? ये बात। अब घट द्रव्य को नहीं लेना, घट में रहने वाली घटत्व जाति उसका प्रत्यक्ष करना है। तब कौन संबंध लगेगा? नेत्र संयुक्त समवाय। नेत्र संयुक्त हुआ कौन? घट। संयुक्त मतलब संयोग वाला घट हुआ, और उस घट में समवाय संबंध से है कौन? घटत्व। अतः नेत्र का घटत्व के साथ कौन संबंध? संयुक्त समवाय। उसी प्रकार उस घट में रहने वाले जो द्रव्यादिक गुण है, घट में रहने वाले जो रूपादिक गुण है कि नहीं? घट है द्रव्य, उसमें गुण है कौन सा? रूप। अब रूप का प्रत्यक्ष करना है तब कौन संबंध लगेगा? यही लगेगा संयुक्त समवाय। घट में रहने वाली द्रव्यत्व जाति का है कि नहीं? घट में रहने वाली जो जाति, घटत्व जाति, द्रव्यत्व जाति, उनका प्रत्यक्ष, द्रव्य में विद्यमान जाति का प्रत्यक्ष होने के लिए जो संबंध लगता है उसी संबंध से द्रव्य में रहने वाले गुण भी प्रत्यक्ष होते हैं।
तो द्रव्य हुआ घट, उनमें गुण है रूप, और रूप का जब नेत्र से प्रत्यक्ष करना है तो संबंध कौन? संयुक्त समवाय। नेत्र का इसलिए नेत्र संयुक्त समवाय है कि नहीं? नेत्र संयुक्त हुआ घट, उसमें समवाय रूप का। पंक्ति देखिए, जहां नेत्र से द्रव्य की घटत्वादिक जाति का एक बात, और रूप संख्यादि गुणन का, घट में रहने वाले गुण रूप संख्या परिमाण इत्यादि, तो रूप संख्यादि गुणन का प्रत्यक्ष होवे तहा नेत्र संयुक्त द्रव्य में, नेत्र संयुक्त द्रव्य कौन हुआ? घट। उस घट में क्या घटत्वादिक जाति का और रूपादिक गुणन का क्या संबंध है? समवाय। ता नेत्र संयुक्त द्रव्य में घटत्वादिक जाति का और रूपादिक गुणन का समवाय संबंध है। लग गया? या ते द्रव्य की जाति, द्रव्य हुआ घट, उसमें रहने वाली जाति द्रव्यत्व जाति, घटत्व जाति वगैरह, द्रव्य की जाति और गुणन के चाक्षुष प्रत्यक्ष में नेत्र संयुक्त समवाय संबंध है। कौन संबंध? नेत्र संयुक्त समवाय। नेत्र संयुक्त समवाय संबंध से किस किस विषय का प्रत्यक्ष होता है? नेत्र संयुक्त समवाय संबंध से द्रव्य में रहने वाले जाति का और द्रव्य में रहने वाले गुण का प्रत्यक्ष होता है। बात समझ में आई? चलिए फिर अब और आगे बढ़ेंगे। अब गुण तक पहुंच गए हम लोग, घट में रहने वाला गुण रूप, वहां तक पहुंच गए। अब रूप को भी नहीं लेना, रूप में रहने वाली जो रूपत्व जाति, उसका प्रत्यक्ष करना है। किसका? रूपत्व जाति का, गुण में रहने वाली जाति का। तब कौन संबंध लगेगा? संयुक्त समवेत समवाय। उसको ही बोलेंगे क्या? नेत्र संयुक्त समवेत समवाय। घटाइए, नेत्र संयुक्त हुआ घट, उस घट में समवाय संबंध से विद्यमान है घट का रूप, और रूप में समवाय संबंध से कौन? रूपत्व जाति। अतः नेत्र का रूपत्व जाति के साथ कौन संबंध? संयुक्त समवेत समवाय। वही जहां गुण में रहने वाली, गुण हुआ रूपाधिक गुण, उसमें रहने वाली जाति का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे, तहा रूपत्वादिक जाति से, रूपत्वादिक जाति के साथ नेत्र का संबंध कौन सा? संयुक्त समवेत समवाय संबंध है। काहे ते? कैसा भाई? घटा रहे स्वयं। काहे ते? नेत्र से संयुक्त घटाधिकन में, नेत्र से संयुक्त हुआ कौन? घट। उस घटाधिकन में समवेत जो रूपाधिक, समवेत मतलब समवाय संबंध से रहने वाले कौन? रूपाधिक। समवेत जो रूपाधिक अर्धविराम, तीन में, उस रूपाधिकन में, ठीक है ना, रूपत्वादिकन का समवाय है। रूप में रूपत्व जाति का क्या है? समवाय। तीन में रूपत्वादिकन का समवाय है। लग गया इतना? आगे, यद्यपि नेत्र से संयोग सकल द्रव्यन का संभव्य है। ये बात सही है। नेत्र से नेत्र के साथ सभी द्रव्यों का क्या हो सकता है? संयोग। इसका मतलब सभी द्रव्यों का नेत्र से प्रत्यक्ष होता है, ऐसी बात नहीं। ठीक है ना? पंक्ति देखिए, यद्यपि नेत्र से संयोग सकल द्रव्यन का संभव्य है, तथापि उद्भूत रूप वाले द्रव्य ते नेत्र का संयोग चाक्षुष प्रत्यक्ष का हेतु है। किंतु चाक्षुष प्रत्यक्ष उसका ही होता है कि जिसमें उद्भूत रूप है। जिस द्रव्य में उद्भूत रूप है, उद्भूत रूप मतलब प्रत्यक्ष होने योग्य रूप जिस द्रव्य में है, उस द्रव्य का ही क्या होता है? चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, चक्षु से प्रत्यक्ष होता है। तथापि उद्भूत रूप वाले द्रव्य थे, द्रव्य के साथ नेत्र का संयोग चाक्षुष प्रत्यक्ष का हेतु है। लगा पंक्ति? और द्रव्य से नेत्र का संयोग चाक्षुष प्रत्यक्ष का हेतु नहीं। और द्रव्य से, और द्रव्य मतलब कि जिनमें उद्भूत रूप नहीं है, उद्भूत रूप नहीं है, अनुद्भूत रूप है, अथवा रूप ही नहीं है। जैसे वायु में रूप नहीं है, किंतु वायु का और नेत्र का संबंध तो है, क्योंकि वायु, नेत्र पेड़ तक जा रहा है और पेड़ और नेत्र के बीच में वायु है कि नहीं? संबंध तो है, किंतु वायु में क्या नहीं है? रूप नहीं है, तो उद्भूत रूप नहीं है, रूप ही नहीं है।
वायु में क्या, वायु में क्या नहीं है, रूप ही नहीं है। तो जिन द्रव्यों में रूप ही नहीं है और रूप हो और उद्भूत न हो तो भी उन द्रव्यों का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। जिन द्रव्य में रूप नहीं है उसके साथ नेत्र का संयोग होने पर भी उस द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता कि जिसमें रूप नहीं है। रूप होने पर भी, रूप नाम का गुण होने पर भी यदि वह रूप उद्भूत नहीं है तो भी उस द्रव्य का चक्षु से क्या नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। वही देखिए, और द्रव्य से नेत्र का संयोग, और द्रव्य से मतलब उद्भूत रूप जिसमें नहीं है ऐसे द्रव्य का, हो सकता है उसमें अनुद्भूत रूप हो या रूप न हो, ठीक। और द्रव्य से नेत्र का संयोग चाक्षुष प्रत्यक्ष का हेतु नहीं। लगा इतना, इसी को स्पष्ट कर रहे। और पृथ्वी, जल, तेज ये तीन ही द्रव्य रूप वाले हैं। 9 द्रव्यों में से 3 द्रव्य रूप वाले। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज। पृथ्वी, जल, तेज। पृथ्वी में 7 ही प्रकार का क्या है, रूप है। शुक्ल, नील, पीत, हरित, कपिशर, रक्त, चित्र भेदात 7 ही प्रकार का रूप है। जल में अभास्वर शुक्ल और तेज में भास्वर शुक्ल रूप है। पृथ्वी, जल, तेज ये 3 ही द्रव्य रूप वाले हैं। और नहीं मतलब इन 3 द्रव्यों को छोड़कर बाकी के द्रव्यों में क्या नहीं है, रूप नहीं है। उदाहरण, पृथ्वी, जल, तेज के बाद क्या आता है, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। इनमें क्या नहीं है, रूप नहीं है। याते पृथ्वी, जल, तेज का ही चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे। चाक्षुष प्रत्यक्ष किसका होगा फिर, इनका, पृथ्वी, जल और उसमें भी किसका, जिसमें उद्भूत रूप है। याते पृथ्वी, जल, तेज का ही चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे है। हो गया ना इतना। आगे, इनमें भी जहां उद्भूत रूप होवे ताका चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे है। पृथ्वी, जल, तेज में भी जिसमें उद्भूत रूप होगा उसका ही क्या होगा, चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा, है ना। इनमें भी जहां उद्भूत रूप होवे ताका चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे। आगे क्या पढ़ो, नहीं पुनः पढ़ो, उसके पहले पढ़ो, फिर पहले की पंक्ति। इनमें भी जहाँ उद्भूत रूप होवे ताका चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे है। आगे, हाँ, इनमें भी जहाँ उद्भूत रूप होवे ताका चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे ना, ये पंक्ति डबल छप गई है, अतः एक पंक्ति को काट दो। हो गया। अब आगे देखिए, जहां में अनुद्भूत रूप होवे, मेरा पंक्ति, जहां में जिस द्रव्य में क्या है, अनुद्भूत रूप है। रूप तो है किंतु उद्भूत नहीं है। उद्भूत नहीं मतलब प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं है, अर्थात अनुद्भूत है। जहां में अनुद्भूत रूप होवे ताका चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे नहीं। उदाहरण, जैसे घ्राण, घ्राण मतलब घ्राणेन्द्रिय, रसन, रसनेन्द्रिय। लेकिन घ्राण और रसन के बाद अर्धविराम, घ्राण के बाद अर्धविराम, रसन के बाद अर्धविराम। अब आगे देखिए, जैसे घ्राण, रसन, नेत्र ये तीनों इंद्रिय क्रमते पृथ्वी, जल और तेज रूप है। मतलब पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है कौन, घ्राणेन्द्रिय, जल से उत्पन्न हुआ है कौन, रसनेन्द्रिय, और तेज से उत्पन्न हुआ है कौन, नेत्रेन्द्रिय, है नहीं। इसलिए वो पृथ्वी रूप है, जल रूप है, तेज रूप है, क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज रूप है। और तीनों में रूप है, बात मिली क्या, तीनों में रूप है। कौन कौन, घ्राण, रसन, नेत्र, है कि नहीं, क्योंकि उसके कारण में रूप है, कार्य में रूप आएगा ही, और तीनों में रूप है। परंतु इनका रूप अनुद्भूत है, अर्धविराम, उद्भूत नहीं। परंतु इनका रूप, इनका घ्राण, रसन, नेत्र, इनमें रूप तो है किंतु अनुद्भूत है, प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं। परंतु इनका रूप अनुद्भूत है, उद्भूत नहीं। लग गया। याते इनका चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे नहीं। याते इनका, इनका घ्राण, रसन और नेत्र, इन इंद्रियों का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे नहीं। कोई बोलेगा, बोले कैसे, आपके आंख को हम देखते हैं, हमारे आंख को, हमारे नेत्रों को आप देख रहे हैं, आपके घ्राण इंद्रियों को हम देख रहे हैं, है कि नहीं, आपके रसन इंद्रिय जीवा को हम देखते हैं, हमारे रसन इंद्रियों को तुम देखते हैं, तो कैसा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है।
कोई ऐसा कहेगा, किंतु देखते होता है क्या प्रत्यक्ष? नहीं होता है। हम आपके आंख देख रहे हैं, किंतु नेत्र जो दिखाई दे रहा है वो नेत्र इंद्रिय नहीं है, वो नेत्र इंद्रिय का गोलक है, रहने का घर है। उसमें अत्यंत सूक्ष्म द्वनुक रूप रहता है। कौन? नेत्र इंद्रिय। उसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय नासाग्रवर्ती लिखा है, नासिका उसका रहने का गोलक है। और रसनेन्द्रिय भी जिह्वाग्रवर्ती लिखा है, जिह्वा दिखती है, उसका गोलक दिखता है, रसन इंद्रिय दिखता नहीं है। सभी इंद्रिय अतीन्द्रिय होते हैं, इंद्रिय से अतीत, इंद्रिय से दिखते नहीं है कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले कोई एक बच्चा लड़का आया था, उसके आंख समझ में नहीं आ रहा था कि इसके आंख है नहीं है करके, नेत्र नहीं है करके। बिल्कुल आप हम लोगों के नेत्र की तरह ही उसके नेत्र थे, किंतु उसको बिल्कुल दिखाई देता नहीं था। वो दूसरे को लेकर हाथ में लेकर सहारा लेकर चलता था। फिर बाद में पता चला ऐसा चल रहा है, इसका मतलब इसको दिखता नहीं है, अर्थात इसमें क्या नहीं है? नेत्र इंद्रिय नहीं है। गोलक तो है, इंद्रिय नहीं है। लग गया? चलिए, याति इनका चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे नहीं। अब देखो भाई, घ्राण रसन नेत्र इन तीन इंद्रियों में रूप नहीं है क्या? है, किंतु चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं। फिर रूप है तो चाक्षुष प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता इनका? इनमें रूप तो है लेकिन उद्भूत नहीं है, अनुद्भूत है। तो निर्णय निकला कि जिन द्रव्यों में उद्भूत रूप नहीं है उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता नहीं। उदाहरण दे दिया। आगे चलिए, याते यह सिद्ध हुआ क्या जी? उद्भूत रूप वाले पृथ्वी जल तेज ही चाक्षुष प्रत्यक्ष के विषय है। पृथ्वी जल तेज चाक्षुष प्रत्यक्ष के विषय है, किंतु कौन से? जिसमें उद्भूत रूप है। उद्भूत रूप वाले पृथ्वी जल तेज ही चाक्षुष प्रत्यक्ष के विषय है। तीन में कोई गुण चाक्षुष प्रत्यक्ष योग्य है, कोई चाक्षुष प्रत्यक्ष योग्य नहीं। पृथ्वी जल और तेज तीन हुए द्रव्य, इनमें बहुत सारे गुण रहते हैं। कुछ गुण ऐसे हैं कि जिनका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, कुछ गुण ऐसे हैं कि जिनका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता नहीं है। फिर प्रश्न उपस्थित होगा, इन पृथ्वी में कौन कौन गुण रहते हैं, कितने रहते हैं? जल में कौन कौन गुण रहते हैं, कितने रहते हैं? तेज में कौन कौन गुण है और कितने हैं, ये बताओ। फिर उनमें भी चाक्षुष प्रत्यक्ष किन किन गुणों का होता है और किन किन गुणों का नहीं होता है, वो भी बताना पड़ेगा। तब बता रहे सभी बातों को। तीन में कोई चाक्षुष प्रत्यक्ष योग्य है, कोई चाक्षुष प्रत्यक्ष योग्य नहीं। जैसे पृथ्वी में 14 गुण है। कौन कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, संस्कार, ये 14 गुण है। 14 मतलब 14, ये 14 गुण है। नहीं कोई कुल मिलाकर गुण कितने माने? 24। 24 पैकी ये 14 गुण कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में रहते हैं। लग गया? आगे चलिए, इनमें गंध को छोड़ी के स्नेह को मिलावे तो 14 जल के है। बस छोट सीधी बात। ऊपर जो अभी 14 गिना है ना, 14 में से 3 नंबर पर कौन है? गंध है कि नहीं? समझ लीजिए, गंध को वह काटना नहीं है, समझना है, कापी पर लिख के रखना है। तो गंध को निकाल कर वहां पर समझ लीजिए डालेंगे किसको? स्नेह को। तो कितने हो जाएंगे? 14। वो किसके? जल के। फिर जल में भी कितने गुण हुए? 14। बात समझ में आई? केवल गंध को कहा निकलना, स्नेह को डालना, 14 बन गए। किसके? जल के। इनमें गंध को छोड़ी के स्नेह को मिलावे तो 14 जल के है। और आगे, इनमें रस, गंध, गुरुत्व, स्नेह को छोड़ी के 11 तेज के है। 14 में से 4 को निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 10 नहीं 11। हाँ, 14 में से 4 गए तो कितने हो गए? या 11 लिखा है कि नहीं? देखो, आप पंक्ति देखिए। फिर इनमें रस, गंध, गुरुत्व, स्नेह कितने हुई? 4। इनको 4 को छोड़ी के तो 4 को छोड़ देंगे तो 11 तेज के लिखा क्या है? 11। तो 14 में से 4 गए, कितने रह गए? 10। या 11 लिखा है ना, ये तेज के है। कैसा गणित इसका कोई समझ में आएगा? गंध की जगह स्नेह को लिया था। हाँ, गंध की जगह क्या लिया था? स्नेह को। तो गंध को हटाया और इधर स्नेह को भी हटाया, मतलब एक को ही हटाया, है कि नहीं? और 2 हटाए। फिर गंध कौन कौन? रस और
गुरुत्व को, है कि नहीं, 3 हट गए, 14 में से 3 हटे ऐसे समझो, तो कितने रह गए? 11। 14 में से 3 गए, अब कितने रहे? 11, है कि नहीं? क्योंकि गंध की जगह लिया था ना स्नेह को, इसलिए गिनती में तो 4 हो रहे, किंतु यदि लिखेंगे आप तेज के गुण और ये 4 को हटाकर बाकी को लिखेंगे तो कितने बनेंगे? 11। तेज के कितने होंगे? 11। हाँ, इनमें रस गंध गुरुत्व स्नेह को छोड़ के एकादश तेज के। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो कॉपी पर लिखेंगे बाद में आप लोग, वहां लिखना है तेज के गुण बराबर एक एक करके लिखो, 1 2 3, ये 4 को छोड़कर बाकी सब लिखो, तो कितने बचेंगे? 11। छोड़ी के एकादश तेज के हैं। आगे चलिए, इनमें रूप, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, इतने गुण चाक्षुष प्रत्यक्ष योग्य है। इनमें से चाक्षुष प्रत्यक्ष योग्य कितने गुण है इतने बताए, गिनाइए अभी। रूप, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, कितनी हुई? 9। ये 9 गुण चाक्षुष प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य है। इतने गुण चाक्षुष प्रत्यक्ष योग्य है और नहीं, बाकी के नहीं। आगे, या ते इसलिए नेत्र संयुक्त समवाय रूप संबंध तो सर्वगुण होते हैं, सभी 14 की 14 गुणों के साथ है संबंध। कौन सा? नेत्र संयुक्त संबंध, किंतु प्रत्यक्ष योग्य कुछ ही है, सभी नहीं। या ते नेत्र संयुक्त समवाय संबंध तो सर्वगुण होते हैं, नेत्र के योग्य सारे नहीं, किंतु नेत्र के द्वारा सारे का प्रत्यक्ष होता, किंतु नेत्र के योग्य सारे नहीं। अर्धविराम, जितने नेत्र के योग्य है उतने गुणन का ही नेत्र संयुक्त समवाय संबंध से प्रत्यक्ष हो गए। जिन जो गुण नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष होने योग्य है उन गुणों का ही नेत्र संयुक्त समवाय संबंध से क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। नेत्र संयुक्त हुआ घट और उस घट में समवाय संबंध से रह रहे कौन? गुण। अतः गुण का प्रत्यक्ष नेत्र संयुक्त समवाय संबंध से होता है, समवाय संबंध से प्रत्यक्ष हो गए। आगे, स्पर्श में त्वक इंद्रिय की योग्यता है। अब समझ लीजिए स्पर्श गुण है पृथ्वी में भी है, जल में भी है, तेज में भी है, किंतु नेत्र की योग्यता है क्या उसमें? नहीं। नेत्र के द्वारा नहीं प्रत्यक्ष होता है। कौन? स्पर्श। किससे प्रत्यक्ष होता है फिर? त्वक इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। किसका? स्पर्श गुण का। और रस का प्रत्यक्ष किससे होता है? रसन इंद्रिय से होता है, नेत्र से नहीं। किसी किसी को भ्रम हो जाता है, क्या हमको नेत्र से प्रत्यक्ष होता है? किसका? रस का। इसलिए कुछ लोग भाजी सब्जी देखकर ही निर्णय कर लेते खाना है कि नहीं खाना है। रसन इंद्रिय स्वाद लिया भी नहीं, फिर उनको पूछेंगे तो वो कहते हैं हमको क्या होता है? नेत्र से प्रत्यक्ष होता है। किसका? रस का। कैसा होगा? होता है योगी को, योगी लोगों को होता है, हम लोगों को नहीं। और जिसको हो रहा है इसका समझ लेना चाहिए कि जरूर पिछले जन्म में योग किया होगा, तभी तो रसन इंद्रिय से समझ में आ रहा है। क्या? रस। हाँ, चक्षुर इंद्रिय से, नेत्र इंद्रिय से समझ में आ रहा है क्या? रस। योग करना पड़ेगा उसको। योग करना मतलब क्या? योग साधना है कि नहीं? नहीं तो 2-4 बार आपने पेट हिला दिया, कपालभाति हो गया योग। ये योग नहीं है, ठीक है। चलिए जाने दो। स्पर्श में त्वक इंद्रिय की योग्यता है, लग गया अर्धविराम, नेत्र की नहीं। रूप में नेत्र की योग्यता है, अर्धविराम, त्वक की योग्यता नहीं। सरल है ना, सीधी बात है। आगे चलिए, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व में त्वक और नेत्र दोनों की योग्यता है। देखो कुछ गुण ऐसे है कि जिसके लिए दोनों इंद्रियों की क्या है? योग्यता। दोनों इंद्रिय के द्वारा जान सकते हैं। दोनों मतलब कौन कौन? नेत्र और त्वक। कौन कौन ऐसे गुण? पुनः संख्या नेत्र से भी समझ में आती है, 2 घट पड़े हैं, और समझ नेत्र से नहीं जानना है तो त्वक इंद्रिय से भी जान सकते हैं, 1 घट 2 घट संख्या। उसी प्रकार परिमाण, अनुय, दीर्घ, अनुत्व, रस्वत्व, दीर्घत्व, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व में त्वक और नेत्र दोनों की योग्यता है। लग गया? याते इसलिए
त्वक संयुक्त समवाय और नेत्र संयुक्त समवाय दोनों संबंध संख्याधिकन के है कि नहीं, संख्याधिकन के साथ दोनों संबंध है। नेत्र संयुक्त समवाय, त्वक संयुक्त समवाय, संख्याधिकन के त्वाच प्रत्यक्ष और चाक्षुष प्रत्यक्ष हेतु है। त्वक संयुक्त समवाय संबंध से त्वाच प्रत्यक्ष होगा, नेत्र संयुक्त समवाय संबंध से चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा, इन गुणों का, ठीक है, चाक्षुष प्रत्यक्ष के हेतु है। आगे, रस में केवल रसन की योग्यता है। रसन, रस में, रस मतलब रस नाम का गुण, और रस गुण कितने प्रकार का है? 6, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात, 6 प्रकार का क्या है? रस, खरट, अम्बट, तुरट, गोड़, ये सब। रस में केवल रसन की योग्यता है, अन्य इंद्रियन की नहीं, बराबर, पूर्ण विराम। गंध में घ्राण की योग्यता है, अन्य की नहीं। गंध केवल घ्राण इंद्रियों को घ्राण इंद्रिय से जाना जाता है, गंध सुगंध है या दुर्गंध है, अन्य इंद्रिय के द्वारा नहीं। गंध में घ्राण की योग्यता है, अन्य की नहीं। किसी किसी को घ्राण इंद्रिय से भी गंध समझ में नहीं आता है, बोथड़ हो जाता है किसी किसी घ्राण, सुगंध भी समझ में नहीं आता, दुर्गंध भी नहीं। किसी किसी का रसन इंद्रिय काम नहीं करता है, खारट, तुरट, अम्बट जैसा वो खा लेते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। समझ में आया ना? चलो, इसका मतलब क्या होता है? रसन इंद्रिय से कुछ समझ में नहीं आता, इसका मतलब पिछले जन्म में रसन इंद्रिय का बहुत ज्यादा उपयोग किया, इसलिए इस जन्म में वो निष्काम हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा है कि नहीं? अब वो शक्ति प्राप्त कर रहा है, आगे के जन्म में बहुत काम करेगा, यार तो विश्रांति ले रहा है। हाँ, सभी इंद्रियों का ऐसा होता है कि नहीं? जिस इंद्रिय से जो कार्य नहीं हो रहा है, उस इंद्रिय का बहुत दुरुपयोग किया होगा, अतः वो कार्य नहीं कर रहा है। किसी किसी का आंख काम नहीं करते, दिखाई नहीं देता, किसी जन्म से बहरे होते कुछ लोग, है कि नहीं? किंतु इस जन्म में शक्ति प्राप्त होती, फिर आगे जन्म में बहुत काम करते हैं, और ज्ञान प्राप्त हो तो मुक्त भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। गंध में घ्राण की योग्यता है, अन्य की नहीं। जिस इंद्रिय की योग्यता जिस गुण में है, मिला पंक्ति, जिस इंद्रिय की योग्यता जिस गुण में है, तिस इंद्रिय ते ता गुण का प्रत्यक्ष हो गए। सीधी बात, जिस इंद्रिय में, सॉरी, जिस गुण में, क्या पंक्ति है? जिस इंद्रिय की योग्यता जिस गुण में है, उस इंद्रिय के द्वारा उस गुण का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? उस गुण का उस इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है जिस गुण में जिस इंद्रिय की योग्यता है, ऐसा। तिस इंद्रिय ते ता गुण का प्रत्यक्ष हो गए। अन्य के साथ ही इंद्रिय के संबंध हुए भी, है नहीं? अन्य गुणों के साथ इंद्रिय का संबंध हो भी जाए तो भी उससे प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे सामने रखा है फल, उसमें रस है, नेत्र इंद्रिय का संबंध उस रस के साथ भी है। कौन संबंध है? नेत्र संयुक्त समवाय, नेत्र संयुक्त फल, और उस फल में समवाय संबंध से कौन? रस। संबंध तो है, किंतु रस का प्रत्यक्ष नेत्र इंद्रिय से नहीं होता है। वही कह रहे पंक्ति, अन्य के साथ ही, अन्य गुणों के साथ, अन्य गुणों के बराबर, अन्य गुणों के साथ इंद्रिय के संबंध हुए भी प्रत्यक्ष हो भी नहीं। लग गया? तैसे घटाधिकन में जो रूपाधिक चाक्षुष ज्ञान के विषय है, घट में कौन है? रूप, चाक्षुष ज्ञान का विषय है रूप। घटाधिक में जो रूपाधिक चाक्षुष ज्ञान के विषय है, तिनकी रूपत्वाधिक, अब और आगे बढ़ना है, संबंधों को बढ़ाना है। अब रूप का नहीं प्रत्यक्ष करना है, रूप में रहने वाली रूपत्व जाति, रूपत्व जाति का चक्षु के द्वारा यदि प्रत्यक्ष करना है तो संबंध लगेगा कौन? संयुक्त समवेत समवाय। चक्षु संयुक्त घट, उसमें समवाय रूप का, उसमें समवाय रूप का, वही करे। और घटाधिकन में जो रूपाधिक चाक्षुष ज्ञान के विषय, तिनकी रूपत्वाधिक जाति का, मिला, जाति का नेत्र संयुक्त समवेत समवायते चाक्षुष प्रत्यक्ष हो गए। घटाइए, नेत्र संयुक्त घट, उसमें समवाय समवेत रूप, उसमें समवाय रूपत्व का प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष हो गए। और जो रसाधिक चाक्षुष ज्ञान के विषय नहीं, तिनमें भी रसत्वाधिक जाति है नहीं? जैसे जो रसाधिक चाक्षुष ज्ञान के विषय का रस नहीं है, सामने फल रखा है, दूर है, उसमें रस भी है, चक्षु के द्वारा रस समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? जो रसाधिक चाक्षुष ज्ञान के विषय नहीं, तिनमें रसत्वाधिक जाति है, किंतु जो रसत्व जाति है उसमें
जाति है, जाति से, रसत्वादी जाति से नेत्र का संयुक्त समवेत समवाय संबंध है। संबंध तो है नेत्र का किसके साथ? रस के साथ। हाँ, रसत्व जाति के साथ संबंध है। कौन संबंध है? नेत्र का रसत्व जाति के साथ नेत्र संयुक्त समवेत समवाय। समवेत समवाय संबंध है तो भी चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे नहीं, किंतु रसत्व जाति का प्रत्यक्ष चक्षु से होता नहीं। लग गया? क्योंकि रस ही यदि चक्षु के योग्य नहीं है तो रस में रहने वाली रसत्व जाति भी चक्षु के योग्य नहीं, तो भी चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे नहीं। याते यह सिद्ध हुआ क्या जी? उद्भूत रूप वाले द्रव्य का नेत्र के संयोगते चाक्षुष ज्ञान होवे है। मिला पंक्ति? जिस द्रव्य में क्या है? उद्भूत रूप है, तो ऐसे उद्भूत रूप वाले द्रव्य का नत्र से हुआ ना, नत्र के, नेत्र के, ऐसा चाहिए। नेत्र के संयोगते चाक्षुष ज्ञान होवे। मिला पंक्ति? उद्भूत रूप वाले द्रव्य की चाहिए। उद्भूत रूप वाला कौन है? द्रव्य। उस द्रव्य की नेत्र योग्य जाति, द्रव्य में रहने वाली नेत्र योग्य जाति और नेत्र योग्य गुण, नेत्र योग्य गुण का संयुक्त समवाय संबंधते चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे। मिल गया? संयुक्त समवाय संबंध, इससे किसका प्रत्यक्ष होगा? द्रव्य में रहने वाले जाति का और द्रव्य में रहने वाले गुण का। तैसे नेत्र योग्य गुण की, नेत्र योग्य कौन? गुण, रूपाधिक गुण, उसमें रहने वाली जाति रूपत्वादिक जाति। नेत्र योग्य गुण की रूपत्वादिक जाति का नेत्र संयुक्त समवेत समवाय संबंधते चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे। मिल गया? रूपत्व जाति का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है किस संबंध से? संयुक्त समवाय। हाँ, नेत्र संयुक्त समवेत समवाय। बात समझ में आएगी नहीं? रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष किस संबंध से? नेत्र संयुक्त समवेत समवाय। ठीक है, आगे चलिए। तैसे अभाव का अब 3 संबंध बता दिया भाई। नंबर 1 नेत्र संयोग, नंबर 2 नेत्र संयुक्त समवाय, नंबर 3 नेत्र संयुक्त समवेत समवाय। नेत्र संयोग इस सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है द्रव्य का। ये क्या चल रही? हाथ लगा बंद रखा जाए। तो नेत्र संयोग संबंध से प्रत्यक्ष होता है किसका? द्रव्य का। हाथ लगा तो मैं सलाम था। आता है क्या क्या चल रहा है हम लोग का विचार? हाँ, द्रव्य का प्रत्यक्ष नेत्र से होगा तो संबंध संयोग। द्रव्य में रहने वाली जाति और द्रव्य में रहने वाले गुण, उसका प्रत्यक्ष नेत्र से होगा तो संबंध नेत्र संयुक्त समवाय है कि नहीं? गुण में रहने वाली रूपत्वादिक जाति, उसका प्रत्यक्ष करना है तो नेत्र संयुक्त समवेत समवाय होगा। इतना। अब आगे चलिए मूल में 16 नंबर पेज पर ऊपर से 4 पंक्ति बीच में। तैसे अभाव का नेत्र संबंध से चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे। कभी कभी अभाव का भी क्या होता है? चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। तब देखिए, जहां भूतल में घटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे, सामने कौन है? भूतल, उसमें क्या है? घटाभाव प्रत्यक्ष करना है। अभाव का संबंध कौन? विशेषणता है कि नहीं? नेत्र संबद्ध विशेषणता। भूतल में घटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे, ता भूतल में नेत्र का संयोग संबंध है। नेत्र भूतल के साथ नेत्र का संयोग संबंध। याते नेत्र संबद्ध भूतल में, संबंध शब्द है ना, वहां चाहिए संबद्ध। याते नेत्र संबद्ध भूतल में घटाभाव का विशेषणता संबंध है। लग गया जी? तैसे नील घट में पीत रूप के अभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे। सामने घट है कौन? नील घट, नीलता, उसमें रूप का, पीत रूप का क्या है? अभाव।
उस पितृरूप के अभाव का प्रत्यक्ष करना है, तब कौन संबंध लगेगा? नेत्र संयुक्त समवेत विशेषणता। नेत्र संयुक्त घट, उसमें समवेत नील रूप, उसमें विशेषणता पितृरूप के अभाव की। बात समझ में आई? किंतु इतना लंबा नहीं बोलेंगे, तो क्या एक शब्द में बोलेंगे? नेत्र संबद्ध विशेषणता। वही देखिए, तो ऐसे नील घट में पितृरूप के अभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे तहा नेत्र से संयोग होने ते नेत्र संबद्ध नील घट में, क्योंकि नेत्र से संबंध है ना किसका? नील रूप का, संयुक्त समवाय, इसलिए संबद्ध कह देंगे। ता नेत्र से संयोग होने ते नेत्र संबद्ध, संबंध है ना, संबद्ध नील घट में पितृपाभाव का विशेषणता संबंध है। हो गया, आगे चलिए। तो ऐसे घट के नील रूप में, अब नील घट में लिया था पितृप का भाव, अब नील में पितृप का भाव लेना है। और एक बढ़ना स्टेप, इसके पहले क्या लेना लिया? नील घट में पितृप का भाव, तो कौन संबंध? नेत्र संयुक्त विशेषणता। नेत्र संयुक्त विशेषणता, नेत्र संयुक्त कौन हुआ? नील घट है कि नहीं? क्या है? नील घट, उसमें पितृप का भाव विशेषणता संबंध से। अब क्या लेना है? नील घट नहीं लेना है, नील घट में रहने वाला नील रूप लेना है, उस नील रूप में पितत्व का भाव, तब संबंध बनेगा क्या? नेत्र संयुक्त समवेत विशेषणता। नेत्र संयुक्त घट, उससे समवेत हुआ नील, और उसमें विशेषणता पीतत्वाभाव की, है ना? तो ऐसे घट के नील रूप में पीतत्व जाति के अभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो गए। तहा नेत्र से संयुक्त समवाय संबंध वाला नील रूप है। नेत्र से संयुक्त समवाय संबंध वाला कौन हुआ? नील रूप। नेत्र संयुक्त घट, और उस घट में समवाय संबंध से कौन? नील रूप। बराबर है कि नहीं? उस नील रूप में पीतत्व जाति का विशेषणता। तैसे नेत्र से संयुक्त समवाय संबंध वाला नील रूप है याते, इसलिए नील रूप कैसा हुआ? नेत्र संबद्ध, एक शब्द में बोल देंगे। नेत्र संबद्ध कभी घट, नेत्र संबद्ध कभी नील घट, नेत्र संबद्ध कभी नील घट का नील रूप, अलग अलग संबंध से संबद्ध है। लग गया? जैसे नेत्र संबद्ध घट हुआ, तो घट नेत्र से संबंध वाला है। कौन संबंध? संयोग। नील घट भी संयोग संबंध वाला है, और घट में रहने वाली नील रूप वो भी संबद्ध है नेत्र से। किस संबंध से? संयुक्त समवाय संबंध से नील नेत्र संबद्ध हुआ। लग गया? पंक्ति देखिए, याते नेत्र संबद्ध जो नील रूप, मिला पंक्ति? संबंध है ना वह संबद्ध। याते नेत्र संबद्ध जो नील रूप अर्धविराम तामे पीतत्वाभाव का विशेषणता संबंध होने ते, विशेषणता संबंध है होने ते जोड़ लीजिए, इसलिए नेत्र संबद्ध विशेषणता संबंध है। लग गया? इस रीति से नेत्र संयोग 1 और नेत्र संयुक्त समवाय 2 तथा नेत्र संयुक्त समवेत समवाय 3 और नेत्र संबद्ध विशेषणता हो गया। ये 4 ही संबंध चाक्षुष प्रमा के हेतु है, सो तो व्यापार है। ये 4 संबंध चाक्षुष प्रमा के लिए क्या है? कारण है, और ये व्यापार है। और नेत्र करण है, और चाक्षुष प्रमा फल है। लग गया इतना? ये हो गया भाई। जैसे त्वक और नेत्र से द्रव्य का प्रत्यक्ष होवे, मिला? अंतिम पंक्ति। जिस प्रकार त्वक और नेत्र से द्रव्य का क्या होता है? चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे। फिर हेडिंग के नीचे तैसे रसन इंद्रिय से द्रव्य का तो प्रत्यक्ष होवे। सीधा सीधा है, बीच में शीर्षक आ गया। या ऐसा क्यों होता है? तो मूल ग्रंथकार जो पंडित निश्चल दास जी महाराज, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा ना यह वृत्ति प्रभाकर, उन्होंने ये शीर्षक जो है बीच में उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने सीधा शुरू किया था अंतिम तक पत्र की तरह ग्रंथ पूरा लिख दिया। फिर बाद में कोई विद्वान हुए, उन्होंने बीच में क्या डाले? शीर्षक, हेडिंग। तो इसलिए बीच में आया देखिए, नहीं तो पंक्ति देखिए, पीछे की पंक्ति और आगे की पंक्ति सीधी लग जाती है जैसे तैसे, है कि नहीं? जैसे त्वक और नेत्र से द्रव्य का प्रत्यक्ष होवे, तैसे रसन इंद्रिय से द्रव्य का तो प्रत्यक्ष होवे। किंतु रसन इंद्रिय की बात चालू हुई, इसलिए बीच में आया शीर्षक। क्या शीर्षक है? प्रत्यक्ष प्रमा के भेद, रासन प्रमा का निरूपण, है कि नहीं? प्रत्यक्ष प्रमा के जो भेद है उनमें से अब रासन प्रमा का निरूपण करते हैं। ठीक है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।